हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इंडल्ज करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के रैपिड रिविजन में। और इस वाले पार्ट में मैं कोशिश करूंगी कि 5 से नहीं 55 तक यानी कि रेलेवेंसी तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, रेलेवेंसी तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आगे के पार्ट में उसके आगे के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट देखते हैं कहाँ तक जो है हम इस सेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 55 तक ही हो सकता है कि हम आगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक भी इस सेशन को लेकर के जाएं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। आपके जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के मैं कोशिश करूंगी कि जो थोड़े से कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्जाम में आती हैं, उसे इस वीडियो में कवर करने का। क्योंकि ये रैपिड रिविजन है तो हम हर एक चीज़ देखेंगे, हर एक सेक्शन को देखेंगे। ऐसा नहीं कोई सेक्शन हम स्किप करेंगे, बट वो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्री बेस्ड जो है रैपिड रिविजन होने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में क्या बातें जाननी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका इन्फोर्समेंट डेट पता होनी चाहिए, दैट इज 1 सितंबर 1872। सबसे पहली बात हमें यही पता होनी चाहिए। और 1 सितंबर 1872 आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी इन्फोर्समेंट डेट है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो लॉ है ये प्रोसीजरल लॉ है, जिसे हम कभी कभी एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। तो प्री में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रोसीजरल एडजेक्टिव, तो आपको एडजेक्टिव आप लगा के आते हो तो वो भी सही है, कहीं कहीं प्रोसीजरल भी सही माना गया है। ठीक है, वो स्टेज पे डिपेंड करता है। आप लोग जब PYPs अपने PYQs है वो पेनलाइज करेंगे तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन से आंसर को करेक्ट माना गया है। ठीक है, दूसरी बात कि एंट्री नंबर 12 है ये कॉन्करेंट लिस्ट की, यानी कि इस पे स्टेट भी जो है लॉज बना सकती है और आपका यूनियन भी लॉज बना सकते हैं। तो 3 बातें हम लोगों ने देखी कि 1 सितंबर 1872 दैट इज द एनफोर्समेंट डेट, एंट्री नंबर 12, और ये प्रोसीजरल या फिर एडजेक्टिव लॉ है। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट को मोटा मोटा हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब 3 पार्ट में हम क्या डिवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी जो है लेजिस्लेचर ने हमें 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। इतनी बात हो गई। दूसरी बात क्या की, इसमें 11 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और 167 सेक्शंस हैं। क्या 11 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस हैं और आपके 3 पार्ट हैं। अब ये 3 पार्ट किस बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा पार्ट 1 है वो हमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेलेवेंसी के बारे में, बेसिकली पहला पार्ट रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। पार्ट 2 हमें बताता है प्रूफ के बारे में, पार्ट 2 हमें बताता है प्रूफ के बारे में, और पार्ट 3 हमें बताता है कि प्रोटेक्शन और इफेक्ट एविडेंस का किस तरीके से होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। ये सारी बातें जो है लास्ट में होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली जो है इसके जो सेक्शंस हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। इट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि सिर्फ सिविल पर ही एप्लीकेबल होता है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से ऐसे सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पर ही एप्लीकेबल होता है। तो ये तो हमारा हो गया एक इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन। अब आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे, हर वो सेक्शन देखेंगे जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में है। तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो आपका छूटने वाला है। एनफोर्समेंट डेट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 1 सितंबर 1872, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 1 जो कि हमें एक्सटेंड शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, बट कुछ जगहों पर जो है इसे एक्सक्लूड किया गया है। सारे कोर्ट प्रोसीडिंग पर तो ये एप्लीकेबल होता है, कोर्ट मार्शल्स पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ से ऐसे कोर्ट मार्शल्स हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है, जिसे हम आर्मी एक्ट कहते हैं। आर्मी एक्ट वाला अगर कोई है तो वो चीज़ एक्सक्लूडेड है। ठीक है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, आपका एयरफोर्स एक्ट है और एक आपका इंडियन नेवी एक्ट है। ठीक है, तो इन चारों को एक्सक्लूड करके बाकी सारे कोर्ट मार्शल्स पर ये अप्लाई होता है, एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट्स और द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि जो आर्बिट्रेशन वाली प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट उसको गवर्न नहीं करता है। क्यों गवर्न नहीं करता, कभी अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया होना चाहिए, वैसे अगर नहीं आया है तो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होने लगेगा। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रोसीजर है बहुत बहुत लेंथी है। ठीक है, हर एक तरीके से हर एक जो है प्रोसेस से एक काम हो रहा है। तो अगर हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट को लागू करेंगे
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्बिट्रेशन क्यों आया था? यह आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का जन्म इसीलिए हुआ था ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके केसेस का, ठीक है। अगर हम उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट को लागू कर देंगे तो जो स्पीडी डिस्पोजल हो रहा है केसेस का बगैर कोर्ट की इंटरफेरेंस के, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। इस वजह से जो है आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब जनरली सेक्शन 2 में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ते हैं, देखा होगा सारे एक्ट्स में सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया है और सेक्शन 3 में इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो कितनी डेफिनेशंस हैं? 10 डेफिनेशंस हैं, और वो 10 की 10 डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और अब बहुत बड़ा क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और उस 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या ही लिख दोगे अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होगी। तो आपको डेफिनेशन उसकी जिस तरीके से आपकी बेयर एक्ट में दे रखी है उस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन। सेक्शन 3 में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले हमारे पास कोर्ट की डेफिनेशन है। क्या बताता है? कोर्ट कहता है, मतलब कोर्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंक्लूड करती है सारे जजेस को और सारे मैजिस्ट्रेट्स को एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स हु आर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। सारे जजेस, सारे मैजिस्ट्रेट और वो सारे लोग जिनके पास ऑथराइजेशन है कि ये एविडेंस ले सकते हैं, वो सारे लोग कोर्ट की परिभाषा के अंदर आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहा है? आर्बिट्रेटर्स कोर्ट की परिभाषा के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन। दूसरी है फैक्ट की डेफिनेशन। फैक्ट क्या होता है? तो फैक्ट 2 तरीके का बता रखा है, इसमें एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है कि फैक्ट 2 तरीके के होते हैं, लेकिन 2 तरीके के फैक्ट बता रखे हैं। जब आप पढ़ेंगे डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगा कि एक फिजिकल फैक्ट है और एक मेंटल फैक्ट है, ठीक है। कैसे? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। कोई भी थिंग, कोई स्टेट ऑफ थिंग, कोई रिलेशन ऑफ थिंग, सब सारी चीजें फैक्ट है, तथ्य, ठीक है। एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो वो एक मेंटल फैक्ट है। इसका इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज और, जितने भी इलस्ट्रेशन है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में शुरू से लेकर अंत तक, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एज इट इज इलस्ट्रेशन पूछ लिया जाता है आपका। आप जब एनालाइज करेंगे पेपर, ये चीज आपको तभी समझ में आएगी, और आपको तभी समझ में आएगा कि इलस्ट्रेशंस का इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। चाहे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, चाहे आपका आईपीसी हो गया, भर भर के इलस्ट्रेशंस आते हैं। और ये सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं है, हर स्टेट में जो है आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन बेस्ड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि फैक्ट 2 तरीके का हो सकता है, फिजिकल फैक्ट हो सकता है और मेंटल फैक्ट हो सकता है, ठीक है। रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंट का क्या मतलब होता है? वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर इफ इट इज कनेक्टेड विद द फैक्ट, ठीक है। तो उसे हम रेलेवेंट मानेंगे, ऐसा रेलेवेंट की डेफिनेशन में हमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर फैक्ट इन इशू है। देखो, अच्छा, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट को हम लोग कहते हैं फैक्टा, रेलेवेंट फैक्ट को हम लोग कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडी, फैक्टा प्रोबेंडी, ठीक है। ये रेलेवेंट फैक्ट होता है। और फैक्ट इशू को हम लोग कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडम, ठीक है। फैक्टा प्रोबेंडम और फैक्टा प्रोबेंडी, तो जब भी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू का, अगर वैसे ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है मेंस में अगर इसकी आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है अभी हम देखते हैं। पहले हम फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन देख ले। देखो, फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन अगर हम ऐसे समझने जाएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगी। फैक्टा प्रोबेंडम का मतलब है कोई ऐसे फैक्ट्स जो आपको प्रूफ करने हैं, कोई ऐसे फैक्ट्स जो आपको प्रूफ करने हैं, वो फैक्ट एंड इशू है। अगर हम कह रहे हैं कि ए ने बी को मारा है, तो ये एक फैक्ट एंड इशू है कि प्रूफ करो कि ए ने मतलब बी को मारा है। ए किल्ड बी, इफ ए किल्ड बी देन प्रूव इट। तो जैसे कि आपका इलस्ट्रेशन में दे रखा है फैक्ट एंड इशू कि अगर ए अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, तो उसके ट्रायल में क्या चीजें फैक्ट एंड इशू हो सकती है। एज इट इज क्वेश्चन आया है इलस्ट्रेशन बेस्ड कि क्या चीजें इसमें फैक्ट एंड इशू हो सकती हैं। ये 3 चीजें डाल दी और एक चौथा और एक जो है पॉइंट डाल दिया था, और उसमें पूछा था इसमें से क्या फैक्ट एंड इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या है? ए कॉज्ड बी इज दैट, ये सबसे पहला फैक्ट एंड इशू है।
क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी, दिस इज अ फैक्ट एंड इशू। क्या ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का, दिस इज अ फैक्ट एंड इशू। ए हैड रिसीव्ड ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, हो सकता है कि बी से उसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिला, इस वजह से उसने जो है बी की डेथ कॉज करी। तो ये सारी चीजें जो है ये फैक्ट एंड इशू है। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट होता है फैक्टा प्रोबेंडी। देखो रेलेवेंट फैक्ट का मतलब ये है, अगर हम कह रहे हैं कि ए ने बी को मारा है तो हो सकता है कि ए का कोई मोटिव हो बी को मारने का। मोटिव कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होता है, सेक्शन 8 में। रेलेवेंसी का मतलब अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहोगे तो कोई बात, कोई फैक्ट किसी फैक्ट से अगर कनेक्टेड है तो हम कहेंगे, या कोई फैक्ट जो भी कुछ हुआ है, जो भी कोई ऑफेंस हुआ है, अगर उससे कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि रेलेवेंट फैक्ट है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। हम कह रहे हैं कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, या ए किल्ड बी, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कॉज किया है। तो हो सकता है कि अगर ये बात पता चलती है, ये बात बाहर आती है कि उससे पहली वाली रात में या किसी दिन जो है ए की लड़ाई हुई थी बी से, तो हो सकता है कि ए ने बदला लेने के लिए उसको मारा हो। तो ये जो बदला, ये जो रिवेंज है, ये एक मोटिव दर्शा रहा है ना, कि हो सकता है कि इस वजह से ही बी की डेथ इसने कॉज करी हो। तो ये जो मोटिव है ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है, या ये रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा, जो भी आप कहो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट और फैक्ट एंड इशू। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो है जैसी है वैसी आपको याद करनी है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आपको याद रखना है, ठीक है। और बाय वन ऑफ मोर दोज मीन्स, तो जो भी चीज लिखी गई है वो सब डॉक्यूमेंट है। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये आपको याद रखना है एज इट इज, ठीक है। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस भी देखो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस जो है जनरली दो तरीके के बताए गए हैं, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस को हम लोग ऑक्यूलर एविडेंस भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। एक और तरीके का एविडेंस हमें बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, एक और तरीके का जो है एविडेंस हमें बताया गया है। हियरसे एविडेंस नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हो, वो हियरसे एविडेंस नहीं है। हम कहते हैं तीसरे टाइप के एविडेंस को, कहीं डिफाइंड नहीं है, ऐसा कोई कहीं जिक्र मैं कहूंगी किया गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा जिक्र है, तो शायद जो है लोग ध्यान भी नहीं देते उस चीज को। बट एक हो गया हमारा ऑक्यूलर एविडेंस या ओरल एविडेंस, कहीं अगर ऑक्यूलर लिखा है या ओरल लिखा है, दोनों बातें सेम है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और तीसरा है हमारे पास रियल एविडेंस, जिसे हम आम भाषा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कह सकते हैं। तो ये जो रियल एविडेंस है, ये आप देखोगे तो सेक्शन 60 में बड़ी छोटी जगह पर जो है उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एविडेंस क्या है, जो भी स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, अगर वो बोले जा रहे हैं तो वो ओरल एविडेंस है, वही चीज अगर लिखित में है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब मैं डीप में नहीं जा रही, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लह में बह गए तो फिर ये जो है आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एकदम डीप में नहीं जा रहे हैं। रैपिड रिविजन है, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने पहले 2-3 बार पढ़ रखा है, इसीलिए आप ये रैपिड रिविजन देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रूव्ड, 3 बातें हैं, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन प्रिलिमिनरी में कई बार पूछी गई है, और खास करके नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड, जो बात प्रूव्ड हो जाती है कोर्ट उसे प्रूव्ड मान लेता है, जो बात नहीं प्रूव हो पा रही है कोर्ट उसे डिस्प्रूव्ड मान लेता है। और नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि ना ही कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो पाया है और ना ही कोई पर्टिकुलर फैक्ट को पार्टीज डिस्प्रूव कर पाई है, ना ही कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो पाया है और ना ही जो है पार्टीज जो है उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव कर पाई है, तो हम कहते हैं कि वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड रह गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहां तक की जो हमारी डेफिनेशंस थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आएंगे प्रिजम्पशंस पे। अभी प्रिजम्पशंस वाला जो पार्ट है ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोगों को पता है प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है। कुछ भी जानने से पहले, अंदर जाने से पहले हम जान रहे हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, सारी दुनिया जानती है ये बात कि 3 तरीके के प्रिजम्पशंस दे रखे इंडियन एविडेंस एक्ट में। प्रिजम्पशन होता क्या है, अगर आम भाषा में आपसे पूछा जाए कि प्रिजम्पशन क्या होता है, तो देखिए प्रिजम्पशन एक ऐसा इन्फ्रेंस है जो कि ड्रॉ किया जाता है एक ऐसे फैक्ट से जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। प्रिजम्पशन इज एन इन्फ्रेंस, presumption is an inference of a fact which is drawn from certain other proved fact. ये फैक्ट ए है, लेट मी टेल यू, ये फैक्ट ए है, ये फैक्ट बी है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये फैक्ट प्रूव्ड है, ये फैक्ट अगर हम कह रहे हैं कि ये फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो
कोर्ट ने इस फैक्ट के बेसिस पर इस पर्टिकुलर फैक्ट ए को अगर कोर्ट प्रूव्ड मान लेती है तो हम कहेंगे कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। अब वो देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने मे प्रिज्यूम किया है, शैल प्रिज्यूम किया है या कंक्लूसिव प्रूव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम उसके अंदर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, हम प्रिजम्पशन के बारे में बता रहे हैं कि प्रिजम्पशन क्या होता है। तो प्रिजम्पशन एक ऐसा इन्फ्रेंस है, या हम कहें कि कोर्ट ऐसा ओपिनियन ड्रॉ कर लेती है, ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेती है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट इस फैक्ट के बेसिस पर इस फैक्ट को भी प्रूव मान लेती है। और ये फैक्ट ऐसे ही नहीं है, फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इस ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट के बेसिस पर कोर्ट ने इस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया, तो हम कहेंगे कि कोर्ट ने प्रिजम्पशन ड्रॉ किया है। ठीक, डन। प्रिजम्पशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिजम्पशन ह्यूमनिस, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस एंड प्रिजम्पशियो ज्यूरिस। ठीक है भाई, सेम चीज है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप यहां से देख सकते हो। प्रिजम्पशियो ज्यूरिस क्या होता है? प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस मतलब मे प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी किसी फैक्ट को, और ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। ठीक है, ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि जो है जिसके फेवर में प्रिजम्पशन प्रिज्यूम किया गया है, जिसके फेवर में कोई पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम किया गया है, दूसरी पार्टी जो है अगर चाहे तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव कराने के लिए कोर्ट में एविडेंसेस दे सकती है, या जब भी कोर्ट किसी पर्टिकुलर फैक्ट को में प्रिज्यूम करती है तो कोर्ट एविडेंसेस अपने हिसाब से मंगा भी सकती है। आप डेफिनेशन देखिए अपने जो सेक्शन 4 में, आप लोगों के पास बेयर एक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। डेफिनेशन आप देखेंगे सेक्शन 4 में, तो जहां में प्रिज्यूम दिया गया है वहां लास्ट में देखेंगे और कोर्ट में कॉल किया, और मे कॉल प्रूफ फॉर इट, मतलब कि कोर्ट जो है प्रूफ मंगवा भी सकती है अगर कोर्ट में प्रिज्यूम कर रही है तो। लेकिन शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं होता है। शैल प्रिज्यूम में और कंक्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं होता है। शैल प्रिज्यूम भी रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि अगर दूसरी पार्टी चाहे तो एविडेंसेस ला सकती है, लेकिन कोर्ट बुलाएगी नहीं, मतलब कोर्ट मंगाएगी नहीं एविडेंस अपने तरीके से, तो ये है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, लेकिन कोर्ट एविडेंसेस नहीं मांगती। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है ये इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, बात खत्म, हमने जो पर्टिकुलर फैक्ट को मान लिया कि ये प्रूव्ड है तो ये प्रूव्ड है। अब आप उसे डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं लेकर के आ सकते, कोई भी पार्टी अब एविडेंसेस नहीं दे सकती है। तो ये चीजें हो गई। प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस को हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, और इसे हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में दो चीजें हैं, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, और इसमें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन एज इट इज पता होनी चाहिए मेंस के लिए। ठीक है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। कंक्लूसिव प्रूफ की जो है सेक्शंस कौन कौन से हैं, थोड़ा सा जो है सेक्शंस जो आप इसे एग्जांपल्स में लिख सकते हो, मेंस में आप इसे एग्जांपल्स में लिख सकते हो। तो कंक्लूसिव प्रूफ के जो सेक्शंस हैं वो है 41, 112 एंड 113। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, इसके भी है वो सेक्शंस, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि कौन से सेक्शंस हैं। जब आगे सेशंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्ट जो है कोर्ट में प्रिज्यूम करती है, किसको शैल प्रिज्यूम करती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, जितना प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को उतना ही बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं भी खुद भी फ्लो में ज़्यादा ही निकल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। थोड़ा अगर सेशन लंबा भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट एविडेंस सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ के दिए जा सकते हैं, दो चीज़ के। वो दो चीज़ क्या, या तो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट। आप फैक्ट एंड इशू का एविडेंस देंगे या रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस देंगे, बाकी किसी भी बकवास को कोर्ट नहीं सुनता है, एडमिट ही नहीं करेगा, कोर्ट एडमिट ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर हम आएंगे सेक्शन 6 पर। अब हम आते हैं सीधे सेक्शन 6 पर। ठीक है, सेक्शन 6 आपको लोगों को सबको पता है, हम सबको पता है रेस जेस्चर। क्या होता है ये रेस जेस्चर? फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू तो नहीं है, लेकिन वो फैक्ट एंड इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो कोई एक ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो फैक्ट एंड इशू से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए अगर कहीं पर मर्डर हुआ,
मान लो कि रोड पे अगर मर्डर हुआ, ठीक है, और उस रोड पे जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर क्या है, ये मर्डर एक ट्रांजैक्शन है। इस पर्टिकुलर मर्डर को जितने लोगों ने होते हुए देखा, ये देखा कि वो बंदा जो है, अक्यूज जो है, वहां से मर्डर करके अपनी बाइक लेकर के भागा है, या उसकी बाइक का आगे चल के एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, उसके आसपास जो भी कुछ हुआ है, ये सारी चीजें रेस जेस्चर का पार्ट फॉर्म करती है। ये सारी चीजें रेस जेस्चर का पार्ट फॉर्म करती हैं। ये सारे जो भी चीज है ना, जब बिखरी हुई जो चीजें हैं कि वो भाग रहा है तो लोग देख रहे हैं, जो भी बाई स्टैंडर्स वहां पर खड़े हैं, मान लो कि जब पहली गोली उसको लगी, जो डिसीज्ड पर्सन है वो रोया या चिल्लाया, तो ये चिल्लाने की पर्टिकुलर चीज है, ये भी रेस जेस्चर में ही आती है। पता होना चाहिए कि हियरसे एविडेंस जो है एक्सेप्शन है, या नहीं, हियरसे एविडेंस नहीं, रेस जेस्चर एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? आर वर्सेस फॉस्टर में हेल्ड हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भले ही वो डिराइव्ड नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है ऐसे मानेंगे दिस इज अ पर्टिकुलर यूटिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्चर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रेस जेस्चर के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है रैटन वर्सेस क्वीन, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। और इसमें आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का भी एक केस है जो कि लैंडमार्क केस है, लेकिन उसमें कॉन्ट्ररी बात हेल्ड करी गई थी। बहुत पुराना केस है वो, उसमें कॉन्ट्ररी बात हेल्ड करी गई थी, तो उसको जो है रेस जेस्चर का पार्ट माना ही नहीं था उस पर्टिकुलर चीज़ को। मतलब बेसिकली देखो, आर बता ही देती हूँ मैं क्या बोलूँ। उसमें क्या हुआ था, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में उसकी जो है उसके गले पे स्लिट मार दिया था बेडिंगफील्ड ने। कोई लड़की थी, मुझे लड़की का रेजिना ओके हाँ, रेजिना वर्सेस बेडिंगफील्ड है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड भी कहते हैं। तो उस लड़की के जो है कट मार दिया था थ्रोट में, और कमरे में जो भी कुछ हुआ उसके बाद जो है वो बाहर निकली चिल्लाते हुए। उसने अपनी आंट को शायद बताया कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट है कि ओ आंट सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, कुछ ऐसे ही जो है उसने बोला था। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज जो है उसको रेस जेस्चर का पार्ट नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? उनकी कोर्ट की रीजनिंग उस वक्त ये थी कि बहुत पुराना केस है, मुझे याद नहीं आ रहा कब का केस है, आई गेस 1876 का शायद केस है ये। और जो है उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ हुआ कमरे के अंदर हुआ, और फिर बाहर जब ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर पूरा हो गया, यानी कि थ्रोट पे मारने वाला ट्रांजैक्शन जो है पूरा हो गया, तो इस वजह से जो है उसको नहीं माना था। पता नहीं क्या रीजनिंग थी उस वक्त, जो है इस पर्टिकुलर चीज को नहीं माना था। तो अगर आप रेजिना वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस नहीं भी लिखते हो या अगर नहीं भी याद रखते हो, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज वो ऑब्वियसली कॉन्ट्री बात हेल्ड कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने बता दिया आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। इसमें रेस जेस्चर में आपका आर वर्सेस फॉस्टर हो जाता है और रैटन वर्सेस क्वीन हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन 7 पे। तो सेक्शन 7 को आप किस तरीके से याद रख सकते हो? सेक्शन 7 जो है डेफिनेशन नहीं, सॉरी, सेक्शन 7 जो है यूजुअली आपसे पूछा जाता है ऐसे ही सेक्शन बेस्ड, ठीक है, और या फिर इसका इलस्ट्रेशन आता है। और कुछ इसमें सेक्शन 7 में प्री के लिए आप मतलब प्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। जो वर्ड्स है ना उसके, ये ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप इससे याद रख सकते हो, स्कोप से याद रहेगा हमेशा के लिए, भूलोगे नहीं। ठीक है, सेक्शन 7 की एक बार इलस्ट्रेशन आप लोग अपने स्तर पर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर वर्सेस रिचर्डसन का भी केस है सेक्शन 7 में। अब हम आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 हमें बताता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ लोग इसको ध्यान नहीं देते, छोटा सेक्शन है क्या ही होगा इसमें, लेकिन इसमें बहुत बहुत अच्छी बात कह रखी, बहुत एक क्यूट सा सेक्शन है। सेक्शन 8 देखो, कहता है कोई भी ऐसा रेलेवेंट फैक्ट जो कि शो कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कोई मोटिव या प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर ए ने बी को मारा, तो ए को बी मतलब ए ने जो बी की डेथ कॉज करी है, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि आखिर क्यों जो है ए ने बी को मारा, क्या इन लोगों की लड़ाई हुई थी इस वजह से इतना ए जो है रिवेंज लेना चाहता था। प्रिपरेशन इस तरीके से रेलेवेंट हो सकती है कि वो ए जो है वो पर्टिकुलर किसी दुकान पर गया, उसने वहां से जो है जहर खरीदा, तो ये प्रिपरेशन में आया, तो ये प्रिपरेशन भी रेलेवेंट हो सकती है। वहाँ कुछ लोगों ने उसे देखा था जहर खरीदते हुए, कोई ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों ने उसे वहाँ पर देखा तो उन्होंने जो है एविडेंस दिया, इस बात का स्टेटमेंट दिया, तो वो चीज़ भी पर्टिकुलर चीज़ भी रेलेवेंट हो सकती है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी रेलेवेंट हो सकता है। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि कंडक्ट जो है रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कंडक्ट रेलेवेंट होगा। तो वर्ड कंडक्ट इन द सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, मतलब कंडक्ट जो है स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अगर
स्टेटमेंट से उसका कंडक्ट इफेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि रेलिवेंट है। अगर स्टेटमेंट से उसका जो है कंडक्ट जो है इफेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि रेलिवेंट है। कैसे हम कह रहे हैं कि रेलिवेंट है? जैसे मान लो 4-5 लोग खड़े थे, कहीं पे चोरी हुई है भयंकर, ठीक है, बहुत बुरी वाली चोरी हुई है, मान लो 15-20 लाख रुपए चोरी हो गए। 4 लोग जो खड़े उसमें से एक चोर है। सी ने बोला, सी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि डी ने चोरी करी है, ठीक है। सी ने बोला कि पुलिस आ रही है और पुलिस अब बताएगी और चोर को पकड़ेगी, ठीक है। अब ये सुन के जो है डी वहां से भाग गया, तो ये उसका कंडक्ट हुआ। ये भागने का जो उसका कंडक्ट है ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर जो सी ने स्टेटमेंट बोला है कि पुलिस आ रही है, अब चोर को पकड़ेगी, तो ये सुन के वो डरा और वो वहां से भाग गया। ये जो पर्टिकुलर सी ने स्टेटमेंट दिया, ये डी के कंडक्ट को उसने इफेक्ट किया। उससे पहले तो वो आराम से खड़ा था, जैसे ही बोला कि पुलिस आ रही है, चोर को पकड़ेगी, वो वहां से भाग गया। तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 8 में रेलेवेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। इलस्ट्रेशंस देखना मत भूलना, मैं बार बार कह रही हूँ, कई बार इलस्ट्रेशंस पूछे गए हैं, तो इसके इलस्ट्रेशंस भी देख लेना। मैं जान रही हूँ बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन आपको एक बार तो एटलीस्ट देख लो कि दिमाग में कुछ तो बैठ जाए कि हाँ ये हेल्ड हुआ था, सॉरी मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ है इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 9 पे। और सेक्शन 9 ले दे के लोगों को बस इतना ही पता होता है कि ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात करता है बात, कोई मनाही नहीं है इसमें। सेक्शन 9 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बात करता है, लेकिन और भी सारी चीजें जो है सेक्शन 9 अपने आप में समेटे हुए, और वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 अगर सेक्शन 9 पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिख करके आएंगे? बस हमें टीआईपी पता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, नहीं। सेक्शन 9 में जितने वर्ड्स हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। क्या है सेक्शन 9? सेक्शन 9 कहता है कोई भी ऐसे फैक्ट है जो कि नेसेसरी है एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसको? फैक्ट एंड इश्यू को या रेलेवेंट फैक्ट को, जो कि या तो सपोर्ट कर रहा है या रिबट कर रहा है फैक्ट एंड इश्यू को या रेलेवेंट फैक्ट को, स्टैब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी, जिसको आप कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, या फिर कोई टाइम या फिर प्लेस बता रहा है। तो ये सारी चीजें, रिलेशन ऑफ पार्टी बता रहा है कि इस पार्टी के बीच में ये रिलेशन था, ये हस्बैंड वाइफ थे, ये सारी चीजें रेलिवेंट है। ये सारी चीजें सेक्शन 9 के अंदर रेलिवेंट है, सिर्फ और सिर्फ टीआईपी रेलिवेंट नहीं है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है सेक्शन 9 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 9। सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है उसके सेक्शन बेस्ड जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये हमें थ्योरी ऑफ एजेंसी के बारे में बताता है। लिख लो वहाँ पर बेयर एक्ट में, ये थ्योरी ऑफ एजेंसी के बारे में बताता है, और ये कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहा है कि दो लोग अगर आपस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और फिर उसके बाद उन लोगों ने मिलकर के कोई अगर पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट कर दिया है तो वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट हो जाएगा। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नहीं, ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो जब भी आपको लिखना हो आप तीनों सेक्शंस लिखोगे। अच्छा, मैं साथ साथ में मेंस का भी आप लोगों को बताते चल रही हूँ कि क्या आप लोगों को लिख सकते हो। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आपको जब भी क्वेश्चन आए तो अपना माइंड सिर्फ ये नहीं कि आईपीसी तक ही दौड़ा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिक्र कर देना जो है सेक्शन 10 का, या अगर एविडेंस से आपको लग रहा है एविडेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बता देना। अगर सेक्शन 10 से क्वेश्चन वैसे नहीं आता, लेकिन अगर आया तो 120 एंड 120B भी हमने लिख दिया, ठीक है। ये चीज़, तो कोई भी ऐसी चीज़ थिंग्स सेड और डन इन द, अच्छा इसमें जो मेन आपका वो है जो लव ट्रायंगल केस क्या कहते हैं उसे, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, उसे मत भूलना। उसमें क्या हेल्ड हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये कहा गया था, मेनली जो बात उसमें कही गई थी कि जब तक वो कॉन्स्पिरेसी चल रही है तब तक ही कोई पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपस में हो रहा है को कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में, वो तब तक के लिए ही रेलिवेंट है। एक बार कॉन्स्पिरेसी खत्म, यानी कि एक बार अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो कुछ भी बोला था उस वाइफ उस लेडी ने, वो चीज़ रेलिवेंट नहीं थी, वो चीज़ रेलिवेंट कोर्ट ने नहीं मानी थी। आपकी कॉन्स्पिरेसी खत्म, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप वो सब कुछ भी नहीं माना जाएगा, लेकिन जब तक कॉन्स्पिरेसी चल रही है तब तक उस पर्टिकुलर चीज़ को माना जाएगा। अब अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि भाई मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या पूरी कहानी थी, ठीक है। इसे लव ट्रायंगल केस भी कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 में और कुछ ऐसा है नहीं सेक्शन 10 में जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस याद रखना, 1940 का ये केस है, ठीक है।
फिर हम आते हैं सेक्शन 11 पे, प्ली ऑफ एलिबी कई बार पूछा गया है और ये भी पूछ लेते हैं कि प्ली ऑफ एलिबी मतलब देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। प्ली ऑफ एलिबी में क्या ही मतलब इससे और क्वेश्चन बनेगा, प्ली ऑफ एलिबी कौन से सेक्शन में है या सेक्शन 11 में क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट के, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो प्ली ऑफ एलिबी, तो एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर और समवेयर एल्स, मतलब कि वही वाला सेक्शन है कि कोई पर्टिकुलर जो है ऑफेंस या मर्डर जो है कैलकाटा में कमिट हुआ और उस वक्त जो है आप लाहौर में थे, इलस्ट्रेशन, उस वक्त आप लाहौर में थे, तो वो पर्टिकुलर चीज़ रेलेवेंट होगी। कहते हैं सेक्शन 11 में कि वो भले ही फैक्ट एंड इशू नहीं है या हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन वो आपकी पर्टिकुलर चीज़ को इतना ज़्यादा इम्प्रॉबेबल या प्रोबेबल कर दे रहा है कि वो रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब मर्डर कैलकाटा में हुआ है और कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रूव कर दे रहा है, वो अक्यूज है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, और अगर वो प्रूव कर दे रहा है कि मैं उस वक्त लाहौर में था, तो ठीक है, ये तो रेलेवेंट होगा ना, ये उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट करनी पड़ेगी, तो इस वजह से ये रेलेवेंट है। ठीक है, सेक्शन 12 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इससे भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो ये कॉम्पनसेशन का सेक्शन है। जब डैमेजेस देने होते हैं तो देखो जब डैमेजेस देने होते हैं तो कितना अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज जो है रेलेवेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब कितने डैमेजेस देने हैं, ये पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट हो जाती है। सेक्शन 13 में ये भी सेक्शन बेस्ड आता है, मतलब इंडेक्स बेस्ड, इससे भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइट और कस्टम के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 14 को देख लो। सेक्शन 14 में 2 एक्सप्लेनेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 की जो टर्म्स है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, क्या इंटेंशन था उस पर्टिकुलर पर्सन का, क्या नॉलेज थी, कितनी नॉलेज थी उसको कि इससे डेथ कॉज हो ही जाएगी या नहीं होगा, कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें, गुड फेथ, इल विल, ठीक है, नेग्लिजेंस, रैशनेस, गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, ये सारे फैक्ट्स, मतलब ये सारी जो है चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इससे बनता है। रैशनेस और नेग्लिजेंस के बीच में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? हम कह तो देते हैं बड़े उससे रैशनेस और नेग्लिजेंस, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? बहुत लोगों को लगता है कि ये रैशनेस और नेग्लिजेंस सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, रैशनेस का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इतनी तेज कार ड्राइव कर रहा है बिना उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं, ही इज जस्ट ड्राइविंग द कार एट अ वेरी रैपिड स्पीड, उसे हम रैशनेस कहेंगे। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हो, या ऐसे समझ लो, डॉक्टर के उस पे समझ लो, मान लो डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर रहा था, उसने कोई सिजर्स मान लो कि उसके पेट में छोड़ दी, पर्सन के पेट में छोड़ दी, पेशेंट के पेट में छोड़ दी, तो ये नेग्लिजेंस का पार्ट आ जाता है। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपका केयर ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए था, लेकिन आपने केयरलेसनेस कर दी। रैशनेस का मतलब है तो बिल्कुल ही आपने किसी भी चीज का बिना ध्यान दिए हुए जो है कोई काम किया हो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आप गाड़ी इतने रैपिड स्पीड पे चला रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेग्लिजेंस में क्या होता है? नेग्लिजेंस में आप बस थोड़े से केयरलेस हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्टेट ऑफ माइंड क्या था, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल, आपका ये गुडविल, रैशनेस, नेग्लिजेंस, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग, ये सारी चीजें रेलिवेंट होती हैं सेक्शन 14 के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में ये बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है ये पर्टिकुलर होना चाहिए, मतलब जनरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन 2 में ये बताया गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन भी रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आप लोग इलस्ट्रेशन 20 जरूर पढ़िएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक, ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 कहता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। बाथटब वाला केस याद है आप लोगों को? बाथटब वाला केस है, ये सारे इलस्ट्रेशन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ था, इलस्ट्रेशन में पढ़ देती हूँ, सेक्शन समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर इट इज इंश्योर। मतलब ए जो है अपना खुद का ही घर, पता नहीं कितनी बार वो अपना खुद का घर ऐसे जला चुका है। क्यों? क्योंकि उसने घर पे इंश्योरेंस करा रखा है और जैसे ही वो घर जलाएगा वो अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। तो ये सीरीज ऑफ फैक्ट्स को देख करके लग रहा है ना कि बार बार इसी के घर में आग क्यों लग जाती है भाई, और कोई घर उसके अगल बगल के घर नहीं जल रहे, सिर्फ इसी का घर जल रहा है। तो ये देख के पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये इंटेंशनल है। तो बस यही कहता है ये सारे फैक्ट्स जो हैं, जो सीरीज ऑफ फैक्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर सारी चीजें जो है रेलेवेंट होंगी सेक्शन 15 में। इतना ही जो है आपको याद रखना है। सेक्शन 16 में जो है आपका कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है।
वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में भी देखने को मिलेगा, है ना, सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी है सारी चीज़ें वो रेलिवेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी हमारा अब हम आते हैं एडमिशन पर। देखो यहाँ तक सारी चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आई हूँ। अब हम एडमिशन पे हॉप ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जो जिन सेक्शंस को मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे करके नहीं समझाया, उसको आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं बनते हैं, ठीक है। और बनते भी हैं तो वो इंडेक्स बेस्ड बनते हैं, तो वो चीज़ तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब सेक्शंस तो एक एक आई कांट कि मैं आप लोगों को वो थोड़ी याद कराऊंगी, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तरीका बता देती हूँ आप लोगों को याद करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या करो कि आपके पास रेड पेन होगा, ऑब्वियसली होगा, नहीं है तो खरीद लो। रेड पेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपकी प्रिपरेशन में, एंड आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली नॉट जोकिंग। चाहे आपकी बियर एक्ट हो, चाहे वो आपके नोट्स में आप लिख रहे हो सकता है कुछ लोग ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिखते हो, लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये पूछा जा सकता है या यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता है ये बात, उसको आप रेड पेन से लिखो, पहली बात। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा कि परचेज अ रेड पेन, इंपॉर्टेंस जानिए आप रेड पेन की। सबसे पहले नजर आपकी रेड कलर पे ही पड़ती है, ठीक है। तो वो जो है आपको रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जहां भी कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, चाहे बेयर एक्ट में लग रही है, चाहे कहीं भी लग रही हो, आप उसको रेड पेन से लिखिए। बिलीव मी, आप जितनी बार कॉपी खोलेंगे आप उतनी बार उसको देखेंगे और वो पर्टिकुलर पॉइंट कभी आप नहीं भूल सकते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ये मैंने ट्राइड एंड टेस्ट किया हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं हम अब आगे। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को सेक्शन याद करने का तरीका बता रही थी। सेक्शन याद करने का तरीका ये है, एक पेपर ले लो, जितने सेक्शन आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में याद है, चाहे सीआरपीसी हो चाहे आईपीसी हो, वैसे मैं तो कहूँगी लाइन से लिखना शुरू करो, ठीक है। लाइन से लिखो, सेक्शन 1 में ये दिया है, 2 में ये दिया है, 3 में ये, 4 में ये फलाना, ये सारी चीजें आप एक पेपर पे, कुछ नहीं उसमें और कुछ नहीं लिखना है, बस एक रफ कॉपी में या कहीं पर भी किसी भी पेज में आपको बस उस सेक्शंस के साथ साथ जो है लिखना हुआ है कि इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, जैसे इंडेक्स प्रिपेयर करते हो आप। जितनी बार ये चीज करोगे सेक्शन अपने आप याद हो जाएंगे। दिस इज द ओनली वे टू लर्न सेक्शंस। वैसे सुनते सुनते भी याद हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक नहीं याद रहते, जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। बाकी अंदर का कंटेक्स्ट तो सबको पता होता है, कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, लेकिन सेक्शंस भूल जाते हैं और सेक्शंस के ही नंबर होते हैं वहां पर, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अब एडमिशंस पर। अब सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 20 मेंस के लिए तो बड़ा रेलेवेंस रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्री में नहीं पूछा जाता, प्री में भी पूछा जाता है। सेक्शन 17 हमें एडमिशन के बारे में बताता है। क्या पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं कन्फेशन डिफाइंड है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। पूरे एविडेंस एक्ट में आपको कहीं भी कन्फेशन देखने को नहीं, मतलब कन्फेशन की डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। कौन से केस में डिफाइन किया गया था? पहली बार पकाल नारायण स्वामी के केस में। पकाल नारायण स्वामी के केस में पहली बार जो है कन्फेशन को डिफाइन किया गया था, ठीक है। पढ़ना हो तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो कि कन्फेशन की क्या डेफिनेशन होती है। अच्छा, आते हैं हम लोग एडमिशन पे। एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, चाहे वो ओरल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस कोई पर्टिकुलर चीज किसी ने एडमिट कर ली हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है या ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये तो एडमिशन हो गया। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन भी एडमिशन ही होता है, लेकिन कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। यानी कि कोई अक्यूज पर्सन कह रहा है कि हाँ मैंने बी का मर्डर कॉज किया है, हाँ मैंने बी का मर्डर कॉज किया, या हाँ मैंने यहाँ पर थेफ्ट किया, या हाँ मैंने इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। तो ये तो गिल्ट का कन्फेशन हो गया, सॉरी मतलब गिल्ट का एडमिशन हो गया। तो जब भी हम कह रहे हैं कि गिल्ट का एडमिशन हो रहा है तो वो कन्फेशन होता है। एडमिशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर फैक्ट है जो आपने एडमिट कर लिया है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट है जो आपने एडमिट कर लिया है। बेसिकली जो रूल है वो ये है कि सेल्फ हार्मिंग होते हैं हमेशा एडमिशंस, ठीक है, हमेशा सेल्फ हार्मिंग होते हैं। सेल्फ सर्विंग के जो है कुछ ही आपको इंस्टेंस देखने को मिलेंगे, 3 एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को कहाँ है वो। पहले हम लोग इस पे पढ़ते हैं, समझते हैं। सेक्शन 17 में सबसे पहले तो हमें एडमिशन की डेफिनेशन बताई, ठीक है। हमको इसको रीड करना है विद, लिख लो, विद सेक्शन 31। सेक्शन 31 में ये बताया गया है कि एडमिशन जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, उसे हम कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं कहते हैं, बट दे हैव द पावर टू स्टॉप द पर्सन। स्टॉप द पर्सन का मतलब है कि आज अभी इस प्रोसीडिंग में, इस पर्टिकुलर डेट पे अगर उस पर्सन ने कुछ अगर एडमिट किया है तो क्या वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उस पर्टिकुलर चीज को डिनाई कर सकता है? नहीं। अगर एक बार आपने कोई पर्टिकुलर चीज को एडमिट कर लिया, अगर एक बार आपने कोई पर्टिकुलर चीज को एडमिट कर लिया, नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग एनीथिंग कॉन्ट्री टू इट इन योर
सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। तो अब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में जो है आप उल्टी बात उससे नहीं बोल सकते, आपने जो बोला वो पर्टिकुलर चीज अब एडमिट कर ली गई है एंड इट एक्ट्स एज स्टॉपल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सेक्शन 31 भी अपना इधर ही फिनिश हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे। तो सेक्शन 18, 19 और 20 हमें ये बता रहा है कि एडमिशन कौन पर्सन देंगे। ठीक, सेक्शन 18 में बताया एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट, पार्टी या एजेंट यहाँ पर देगा। दूसरे और या फिर सूटर एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है। स्टेटमेंट जो है अगर पार्टी ऐसी पार्टी दे रही है जो कि सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट मैटर में कहीं ना कहीं अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो भी, उसको भी एडमिशन मान लिया जाएगा। और जिससे इंटरेस्ट डिराइव हुआ है, इंटरेस्ट डिराइव होने वाला पॉइंट कंफ्यूज करता है लोगों को। इंटरेस्ट डिराइव होने वाला पॉइंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने अगर किसी से कोई घर खरीदा है, आपने किसी से भी, मान लो आपने एक्स पर्सन से कोई घर खरीदा है, तो उससे आपने इंटरेस्ट डिराइव किया है, तो जब तक वो घर उसके ओनरशिप में था, उस वक्त जो उसने स्टेटमेंट बोली है वो एडमिशन में आएगी। उस वक्त जो उसने स्टेटमेंट बोली है वो एडमिशन में आएगी, तब तक की जब तक कि घर उसके ओनरशिप में था। जैसे ही घर आपके ओनरशिप में आए तो वो पर्टिकुलर चीज रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन जब तक उसके ओनरशिप में था, जब तक एक्स उस पर्टिकुलर घर का ओनर था, तब उसने जो भी स्टेटमेंट दिया वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतनी सी कहानी है इसमें। अब हम आएंगे सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 में जो है एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड बाय अगेंस्ट अ पार्टी ऑफ द सूट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ लेना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि जिस पार्टी को रेफर कर दिया गया, मतलब कि देखो इसका जो इलस्ट्रेशन है वो दे रखा है कि ये पर्टिकुलर चीज हमें पता करनी है। क्वेश्चन ये है कि वेदर अ हाउस सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड और नॉट। ए ने बी से कहा कि जाकर के सी से पूछ लो, ए ने बी से कहा जाओ सी से पूछ लो, तो सी का स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। जिसको पार्टी वो रेफर कर दे उसका स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझ में आ गया। सेक्शन 21, यही मैं आप लोगों को कह रही थी कि सेक्शन 21 वैसे तो कहता है कि जो एडमिशंस होते हैं वो सेल्फ हार्मिंग होते हैं, यानी कि इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द मेकर। दिस इज द जनरल रूल। याद रखिए इस बात को कि हमेशा जो है एडमिशंस वो अगेंस्ट द मेकर होते हैं, लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। ये 3 बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि सेक्शन 21 में 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो कि कहता है कि सेल्फ सर्विंग अगर ये 3 केसेस हैं तो मेकर के अगेंस्ट नहीं जाएगा, यानी कि जो एडमिशन दे रहा है, जो बोल रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये उसको सर्व करेगा। ठीक है, यानी कि उसके फेवर में होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम आएंगे सेक्शन 22 पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन बेस्ड है, आप इसे खुद देख सकते हो। ठीक है, एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होता है, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो सेक्शन 65 से। ठीक है, सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 22A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है, ये भी इंडेक्स बेस्ड आता है, कुछ भी इसमें ऐसा पढ़ने वाली चीज नहीं है। सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, बड़ा ही प्यारा सा ये भी सेक्शन है। ये कहता है कि कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो 2 लोगों के बीच में एक्स वर्सेस वाई चल रहा है। ठीक है, एक्स पर्सन नहीं, एक्स पर्सन ने वाई को मैसेज किया या चलो फोन किया, उसको फोन करके बोला कि जो है इतना डिस्प्यूट जो हम लोगों के बीच में चल रहा है, अब अगर ये इस तरीके से चलता रहेगा तो हमारी तो जिंदगी ही निकल जाएंगी इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में। तो ऐसा करो कि कॉम्प्रो कर लेते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आपस में। वाई बड़ा शाना आदमी। ठीक है, वाई ने क्या किया, वाई ने उस पर्टिकुलर जो है रिकॉर्डिंग को, कॉल को, उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, बहुत अच्छी बात है, उसने कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या, कॉल को रिकॉर्ड करके जब वाई कोर्ट में गया तो उसने कोर्ट से बोला कि भाई जज साहब, एक्स ने मुझे फोन करके ये बातें बोली, ये रही रिकॉर्डिंग, और मतलब इसका मतलब है कि इसी ने जो है पर्टिकुलर चीज को कमेंट किया, या जो भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट चल रहा है इसमें सारी गलती इसकी है। तो कोर्ट कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसने ही पर्टिकुलर कोई गलत काम किया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर जो इसको हम प्ली ऑफ प्रिविलेज भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम प्ली ऑफ प्रिविलेज भी कहते हैं, आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पर। ये एक तरीके से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का काम करती है कि एक्स ने अगर वाई को फोन करके कोई बात कही है कि ठीक है निपटारा कर लेते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों का, हम नहीं पढ़ते उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आपस में देख लेते हैं चीज़ें, कोर्ट के चक्करों में नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट लात मार के निकाल देगी, मतलब कोर्ट जो है निकाल देगी कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब आगे आप पढ़ोगे तो उसको कनेक्ट कर पाओगे सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 24 पे। अब यहाँ तक हमारा एडमिशन तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि कन्फेशंस के बारे में हमें क्या बता रखा है। देखो सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर कोई कन्फेशन ऐसा किसी से करवाया गया है, अच्छा इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ये पर्टिकुलर चीजें इस वजह से हो रही है, उसको प्रॉमिस या थ्रेट इसलिए दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको इसलिए इंड्यूस किया जा रहा है ताकि वो पर्सन कुछ ना कुछ कन्फेस कर ले, मतलब वो अपना गिल्ट मान ले, जो भी कुछ उसने किया है वो पर्टिकुलर चीज वो मान ले, ठीक है। और उससे मतलब लालच उसको दिया जाता है कि जो भी तुम्हारे अगेंस्ट जो भी चार्जेस वगैरह लगे हैं ये तुमको इस केस से निकाल लिया जाएगा। तो ये जो कन्फेशन है ये इररेलेवेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का केस है, बलविंदर सिंह का केस है, नंदिनी सतपथी का केस इंपॉर्टेंट है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कह रही थी कि अगर कन्फेशन इनवॉलंटरी होता है तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। इनवॉलंटरी कन्फेशन को कभी भी एडमिट नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कन्फेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है कि जो आप मजिस्ट्रेट या जज के सामने बोल रहे हैं तो वो जुडिशियल कन्फेशन होगा, उसको माना जाता है, उसकी मान्यता होती है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होते हैं जो कि आपने कहीं पर भी बाहर किए, उसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कहीं पर भी अगर आपने बाहर कुछ भी कहा है या कुछ भी किया है, वो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है पर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, मतलब ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 24। सेक्शन 25 बहुत ही सीधी सी प्यारी सी बात कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कोई भी कन्फेशन अगर दिया है तो वो इररेलेवेंट माना जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को, वो भले ही कितना भी इररेलेवेंट नहीं, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा कोर्ट में, भले ही वो कितना भी रेलेवेंट हो केस के लिए, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। क्योंकि पुलिस, ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने हो सकता है कि मार पीट के जो है कन्फेशन निकलवा लिया हो किसी पर्सन से, इस वजह से उसको एडमिट नहीं करते। सेक्शन 26 भी सेम बात कहता है, लेकिन बस इतनी बात कहता है कि पुलिस की कस्टडी में अगर पर्टिकुलर जो है कन्फेशन अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने दिया है तो वो भी रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन ये कहा गया है कि इमीडिएट प्रेजेंस है अगर मजिस्ट्रेट की, यानी कि पुलिस की कस्टडी में तो है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसने कोई कन्फेशन दिया है तो हम उसे मान लेंगे, एडमिट कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 27। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लोगों को पता नहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है या नहीं होता है, बट होता है कुछ लोगों को सेक्शन 27 में कन्फ्यूजन। इसमें कई सारे जो केसेस हैं वो भी बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो कोई पर्टिकुलर कन्फेशन किया गया, कन्फेशन का क्या मतलब है, ऐसा मान लो कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है, पुलिस वाले के सामने। अभी तो हम कह रहे हैं कि पुलिस वाले के सामने कुछ भी आपने कहा है उसको हम कन्फेशन नहीं मानते, ठीक, नहीं मानते हैं उसको। सेक्शन 25, 26 इस बात का गवाह है, नहीं मानते। लेकिन सेक्शन 27 क्या है आखिर? सेक्शन 27 एक एक्सेप्शन है सेक्शन 25 और 26 का। ये कहता है कि अगर पुलिस वाले के सामने उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन ने कोई ऐसी चीज डिस्क्लोज कर दी जिससे कोई डिस्कवरी हो गई, कोई ऐसी चीज डिस्क्लोज कर दी जिससे डिस्कवरी हो गई, याद रखिए एक स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बिकम्स अ डिस्कवरी स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बिकम्स अ डिस्कवरी स्टेटमेंट। बात समझिएगा मेरी, इसमें क्या हो रहा है, मैंने कहा कि एक अक्यूज्ड पर्सन है, अगर उसने कोई बात अगर डिस्क्लोज कर दी तो वो डिस्कवरी, अगर उस पर्टिकुलर फैक्ट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अगर डिस्कवरी हो गई तो रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब उस कन्फेशन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं पुलिस वाले के सामने दिया तो नहीं, ऐसा नहीं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? अक्यूज्ड पर्सन ने कहा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह है, इस पर्टिकुलर जगह पर जो है मैंने वो वेपन, मर्डर वेपन छुपा रखा है या चाकू छुपा रखी है, जाओ जाकर देख लो, वहीं मिलेगी तुम्हें। पुलिस वाले गए और पुलिस वालों को वहां से वो चाकू मिल भी गए। अगर पुलिस वालों को वहां से वो चाकू मिल गई है तो ये जो पर्टिकुलर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो दिया है अक्यूज पर्सन ने, ये डिस्कवरी अगर हो गई उस चाकू की वहां से तो ये डिस्कवरी स्टेटमेंट बन जाता है और ये रेलेवेंट होगा ही होगा, इसको कोर्ट एडमिट करेगी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट केस है। पांडुरंगा कालू पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कहा गया कि एक्सेप्शन है 25 और 26 का। और द्योमान उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कई बार पूछा गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेक्शन 27 की, इसको अपहेल्ड किया गया था, चैलेंज किया गया था इसको, तो फिर इसको जो है द्योमान उपाध्याय के केस में जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपहेल्ड किया गया था। ये तो हो गया सेक्शन 27।
सेक्शन 28 को आप अगर रिलेट करेंगे सेक्शन 24 से तो कर सकते हैं। सेक्शन 24 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कन्फेशन इंड्यूस करके लिया गया है, कोई थ्रेट करके या कोई प्रॉमिस करके लिया गया है, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होता है। लेकिन सेक्शन 28 कहता है कि अगर पूरी तरीके से इन तीनों चीजों को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि इंड्यूसमेंट भी हटा दी गई है, प्रॉमिस भी हटा दिया गया, थ्रेट भी उसका डर भी, सब कुछ अगर हटा दिया गया है, उसके बाद अगर कोई कन्फेशन, अगर जो भी उसने कुछ दिया है, तो वो पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट होगी। ठीक है। सेक्शन 29 हमें बताता है कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट बट नॉट टू बिकम रेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। सेक्शन 29 में खेला हो जाता है। बेसिकली क्या खेला हो जाता है? किसी पर्सन ने अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में, ये आपको याद रखना है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी कि भाई बता दे, मैं नहीं बताऊंगा, अगर ऐसे वाला सिस्टम है तो। दूसरी चीज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस, उसके ऊपर कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस करके उसको डिसीव करके उसके मुंह से कुछ उगलवा लिया। ठीक। तीसरी चीज जब वो पिया हुआ था, ही वॉज ड्रंक, तब कुछ ऊपर जो है उगलवा लिया। चौथी चीज कि इन आंसर टू क्वेश्चन ही शुड नॉट हैव आंसर्ड, कुछ ऐसा आपने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने उसके जवाब में कोई पर्टिकुलर चीज कह दी, आंसर दे दिया, कोई पर्टिकुलर आंसर दे दिया जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था बट उसने दे दिया, तो ठीक है, वो भी जो है कन्फेशन की श्रेणी में आ जाएगा। और जो है पांचवी चीज आपकी ये है कि want of warning to the accused that he was not bound to make the statement, कि मैंने अगर जैसे मान लो accused से कुछ पूछा और मैंने उसको वार्निंग नहीं दी कि आप बाउंड नहीं हो मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देने के लिए, और उसने उस पर्टिकुलर चीज का स्टेटमेंट अगर दे दिया, तो ये सारी चीजों का मतलब ये नहीं है कि वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा, वो कन्फेशन बिल्कुल रेलेवेंट होगा। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। सेक्शन 30 में हमें कन्फेशन ऑफ को अक्यूज के बारे में पता चलता है कि अगर कोई भी कन्फेशन किया है को अक्यूज ने तो वो रेलेवेंट होता है, लेकिन इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जॉइंटली उन दोनों को सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाना चाहिए। जॉइंटली अगर ट्राई किया जा रहा है तभी रेलेवेंट होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर अलग अलग उनका ट्रायल चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, चाहे ए ने बी के बारे में कुछ भी बोला हो, 2 अलग अलग अगर को अक्यूज्ड हैं, उनका अलग अलग ट्रायल अगर चल रहा है तो फिर जो है रेलेवेंट नहीं होगा, जॉइंटली होना चाहिए और सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। आपको याद रखना है कश्मीर शाह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये केस है। एविडेंशियरी वैल्यू जो है एडमिशन की मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्शन 31 में बताया जाता है, और सेक्शन 58 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बार जो है फैक्ट्स अगर एडमिट कर लिए गए हैं तो उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 56 से 58 जहां पर फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे सेक्शन 32 में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इससे नहीं पूछी जाती, बाकी की जो चीजें हैं इससे नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोगों को क्लॉजेस पता होना चाहिए कि कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। 8 क्लॉजेस हैं इसमें, 8 क्लॉजेस हैं, तो ये 8 क्लॉजेस आपको एज इट इज मुंह जबानी याद होने चाहिए कि कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है, बस इतना ही। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सेक्शन 32 का सबसेक्शन नहीं, क्लॉज 1 बात करता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो कहीं पर, रूल निसी। सेक्शन 32 का क्लॉज 1 जो है वो रूल निसी के बारे में बताता है, यानी कि रूल ऑफ नेसेसिटी, जिसे हम, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पता नहीं शायद एमपी में पूछा गया है या कहाँ पूछा गया है, एमपी में ही शायद आया है, रूल ऑफ नेसेसिटी। रूल ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर डेड हो गया है तो आप उसे बुलवा करके आप जो है उसका स्टेटमेंट तो ले नहीं सकते, तो ये नेसेसरी है, ये नेसेसिटी है कि जो स्टेटमेंट उसने पहले दिया था हमें उसको मानना पड़ेगा। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है कि ये रूल नेसी है। ठीक है, इसके लिए इसमें तो अभी फिलहाल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। केस जो है इसका याद रखो, एक पकारा नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का ये वाला केस है, जब वो अपनी वाइफ को बता करके जाता है कि मैं जा रहा हूँ उस अक्यूज्ड पर्सन से जो है पैसे वगैरह लेना, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आता, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वाला जो केस है ये आपको याद रखना है, ये इसका लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि। ठीक है, ओके, अब हम आएंगे सेक्शन 33 पे। सेक्शन 33 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि मान लीजिए 24 घंटे की कोई कैमरा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, 24 घंटे की कोई कैमरा रिकॉर्डिंग है, उसमें से सिर्फ 24 मिनट का ही पार्ट रेलेवेंट है कोर्ट के लिए, तो क्या कोर्ट पूरी चीज देखेगी बैठ करके कि सिर्फ उस रेलेवेंट पार्ट को देखेगी? सिर्फ उस रेलेवेंट पार्ट को देखेगी, 24 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, पूरा 24 घंटे का कोर्ट जो है, कोर्ट का टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, मतलब इतनी सी बात जो है इसमें कही गई। जितना पार्ट रेलेवेंट है आपको सिर्फ उतना बताना है। मान लीजिए बहुत सारी बल्कि कुछ ऐसी किताबें हैं, या मान लीजिए किसी किताब में कोई एक पर्टिकुलर पेज में कोई एक पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट है, तो पर्टिकुलर पूरी किताब
थोड़ी कोड बैठ करके पढ़ेगा, उतनी पर्टिकुलर चीज़ बताओ या उसको फोटोकॉपी निकाल करके बताओ, बस उतना ही जो है रेलिवेंट पार्ट, बस रेलिवेंट पार्ट का आपको ध्यान देना है। बस ये सेक्शन डेड सेक्शन है, इससे कोई कभी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते, ठीक है। ओके ओके ओके, सेक्शन 33 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, सेक्शन 33 नहीं, सेक्शन 33 तो दूसरी बात करता है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी। सेक्शन 33 कह रहा है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, मैंने शायद आप लोगों को पता है वो सेक्शन 39 है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्सट्रीमली सॉरी। सेक्शन 39 को मैंने पहले ही समझा दिया, समझ गए ना। सेक्शन 33 में देखो ये बताया गया है कि प्रीवियस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉपल वाले केस में भी बताना, एडमिशन के केस में कि प्रीवियस स्टेटमेंट आपका रेलेवेंट होगा, जो भी आपने प्रीवियसली एडमिट किया है उसे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी यूज करेंगे। वही हमें सेक्शन 34 में बता रखा है कि एक बार अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज कह दी है तो वो पर्टिकुलर चीज रेलेवेंट है आगे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के लिए भी। अब इस प्रोसीडिंग में आपने कुछ और कहा, दूसरी प्रोसीडिंग में आप कुछ और कह रहे हो, तीसरी में आप कुछ और कहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। एक पर्टिकुलर जो है चीज में एक पर्टिकुलर प्रीवियस प्रोसीडिंग का स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस 34 से लेकर के 38 सवाल बनते हैं, ठीक है। प्री में मैं कहूँगी बनते हैं, लेकिन ये जो है मैं बताती हूँ कौन से, एंट्रीज ऑफ बुक्स से बनता है एक सवाल, तो ठीक है। तो आपको ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना कि 34 से 38 में क्या दिया हुआ है, बस कहाँ पर आपका लॉ बुक्स दिया है, कहाँ पर आपका मैप्स का जो है रेलेवेंसी दिया हुआ है, इतना ही याद रखना है, सफिशिएंट है, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना इसको। बहुत ही फेमस, ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने चुराया है, बहुत ही फेमस है ये, BPMAN, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। पी आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, ये आपका पब्लिक रिकॉर्ड हो गया, ये आपका मैप वाला सेक्शन हो गया है। ए देख लेना क्या होता है, ठीक है। और एल है, एल का मतलब लॉ बुक्स है, ठीक है। ओके, ए मींस एक्ट्स और नोटिफिकेशंस रेलेवेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें, ठीक है। ये BPM है, इस तरीके से याद कर लो, याद हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो नहीं याद होगा। हम सेक्शंस याद करने में भाई हम बहुत अच्छा हम याद कर लेते हैं सेक्शंस, ठीक है। तो याद करना है इसको आपको। सेक्शन 39 मैंने आप लोगों को पहले इतना ब्लैबर कर दिया है, सेक्शन 33 की जगह पर मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ठीक है, दिल पे मत ले लेना आप लोग। तो सेक्शन 39 में उतना पता है कि रेलेवेंट फैक्ट केवल बस प्रूव कर दीजिए, ठीक। ओके, नाउ सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44, सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44 हमें जजमेंट के बारे में बताता है। क्या कहता है सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 44, ये भी बड़े ही प्यारे ये भी सेक्शंस हैं। सेक्शन 40 कहता है प्रीवियस जजमेंट जो है वो रेलेवेंट होगा डू बार और सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल, ठीक है, जिसको हम लोग रेस जुडिकाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का रेस जुडिकाटा है ये, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे अगर आप पहले अगर जजमेंट हासिल कर चुके हो तो दोबारा थोड़ी ना आप जो है उस पर्टिकुलर केस को लेकर के आ सकते हो। तो इसको हम जजमेंट इन पर्सोनम भी कहते हैं, लिख लो, जजमेंट इन पर्सोनम भी हम इसे कहते हैं, ठीक। सेक्शन 41 जो है वो बताता है हमें रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा, आगे तो कुछ लिखा नहीं। अब 4 चीजें जो है आपने सेक्शन में बता दी, वो 4 चीजें क्या है, प्रोबेट है, मैट्रिमोनी है, एडमिरल्टी है और इंसॉल्वेंसी है। इन चारों से रिलेटेड अगर कोई भी जजमेंट आया है तो वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है, यानी कि ये जजमेंट इन रेम है। यानी कि अगर किसी का डिवोर्स हुआ है तो क्या वो सिर्फ इन दोनों के लिए हुआ है, मतलब अगर ए और बी पर्सन का डिवोर्स हुआ है तो क्या वो सिर्फ इन दोनों लोगों के लिए हुआ है, नहीं, वो तो पूरे सबके लिए है ना, सबके लिए डिवोर्स हुआ है, पूरे अगेंस्ट द होल वर्ल्ड वो डिवोर्स ही कहे जाएंगे ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे वो प्रोबेट एक सर्टिफाइड कॉपी होती है विल की। अगर एक बार जो है आपने विल प्रूव कर दी है तो कोई जरूरी नहीं है बार बार जो है विल को वो कराने की, आप प्रोबेट भी लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेट मैट्रिमोनी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैरिटल आपका क्या रिलेशन है वो सारी चीजें, एडमिरल्टी अगर वॉर क्राइम्स से रिलेटेड है ये, और इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट कोई बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो क्या सिर्फ अपने लिए इंसॉल्वेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंसॉल्वेंट नहीं है, बिल्कुल है पूरी दुनिया के लिए वो इंसॉल्वेंट, तो उसको पूरी दुनिया के लिए इंसॉल्वेंट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इंसॉल्वेंट है तो वो फॉरेन में भी इंसॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है सेक्शन 41 में। सेक्शन 42 कहता है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41,
ठीक है, तो वो रेलिवेंट होंगे अगर या तो दे रिलेट टू द नेचर टू द मैटर ऑफ पब्लिक नेचर, और या फिर अगर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी तो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, सिर्फ एज एन एडमिसिबल होता है एज अ पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, सेक्शन 43 में बताया गया जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40 to 42 कब रेलिवेंट होंगे, तो जो भी पर्टिकुलर जजमेंट्स या ऑर्डर्स या जो भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन 40 से 42 के अंदर वो इररेलेवेंट होगा। जो भी जजमेंट ऑर्डर है, जो भी जजमेंट डिक्री ऑर्डर है, अगर वो सेक्शन 40 से लेकर के सेक्शन 42 तक मेंशन नहीं किए गए हैं तो वो इररेलेवेंट हो गया। एक्सेप्शन है, अगर या तो इनका एग्जिस्टेंस खुद ही फैक्ट एंड इशू है तो रेलेवेंट होगा, या फिर इट इज रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन, अगर किसी अदर प्रोविजन के अंदर रेलेवेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब तो रेलेवेंट है। सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 44 कहता है फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। फ्रॉड कर दिया आपने कोर्ट के साथ, फ्रॉड करके आपस में दोनों लोगों ने फ्रॉड मतलब जो है फ्रॉड कमिट करके किसी एक पार्टी ने कोर्ट से जजमेंट ले लिया। कॉल्यूजन का मतलब है दोनों पार्टीज आपस में मिल गई, जज साहब को पागल बना दिया, मतलब पागल क्या बना दिया, ऐसे जो है एविडेंसेस आपने ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट इस तरीके से पेश कर दिए कि हो गया, मतलब जो है जजमेंट इस तरीके से पास हो गया। ठीक है, और या फिर इनकॉम्पिटेंसी था कोर्ट का, कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट था जजमेंट पास करने के लिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जजमेंट रेलेवेंट नहीं होगा, इट लूज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। याद रखो कि एविडेंशियरी वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है अगर फ्रॉड है, कोल्यूजन है या फिर आपका इनकॉम्पिटेंसी है कोर्ट का। ठीक, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने जो है सेक्शन 45 तक हम लोग पहुंच गए हैं। सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 49 तक, 50 से तो हाँ वैसे तो देखो 50 और 51 ओपिनियन के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन ठीक है चलो हाँ कह सकते हैं। सेक्शन 45 से सेक्शन 52 तक आपका एक्सपर्ट वाला सिस्टम चलता है। प्रिसाइजली स्पीकिंग सेक्शन 45 से सेक्शन 49। सेक्शन 45 सबसे पहले कहता है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलेवेंट होगा। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने वर्ड्स यूज किए गए हैं, जितनी बार आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि वो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज प्री में पूछे जाते हैं। याद रहेगा, अब तो मैंने इतना मुंह बना के बोल दिया है। देखो, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ पे कोर्ट को कोई ओपिनियन देना है, साइंस पे कोई ओपिनियन देना है, आर्ट पे कोई ओपिनियन देना है, मतलब आर्ट पे कोई ओपिनियन अगर उनको फॉर्म करना है, या फिर आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस, क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशंस, ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एज इट इज याद होनी चाहिए 5 चीजें। तो कोर्ट जो है किसी थर्ड पर्सन से जो है, थर्ड पर्सन क्या, ये पर्सन जो कि स्पेशली स्किल्ड होते हैं उनसे जो है मांग सकती है, ओपिनियन मांग सकती है। अच्छा, बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन है ये कि क्या कोर्ट पे बाइंडिंग होता है एक्सपर्ट्स ओपिनियन, तो आप कहेंगे नहीं, कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होती है कोई चीज़, मतलब इनका ओपिनियन कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है। हाँ, बस कोर्ट जो है एक जैसे ओपिनियन है ना, हम किसी का ओपिनियन ले तो लेते हैं कि हाँ ठीक है बोल दो जो बोलना है, हम करेंगे तो अपने मन की ही, ऐसे याद रहेगा। कोर्ट पे जो है इनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। आप रेलेवेंट कह सकते हो, हाँ रेलेवेंट होता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, मान लो कि क्यों नहीं, अब आप कहो क्यों नहीं बाइंडिंग होता, भाई वो तो एक्सपर्ट है, अरे इसलिए नहीं बाइंडिंग होता। मान लो कि अगर किसी पर्टिकुलर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ठीक है, मान लो कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है, उसको जो है अभी पैसा खिला दिया अगर किसी ने, और उसने कुछ अलग ही बोल दिया वहां पर कोर्ट में, उसने रिपोर्ट ही इस तरीके से फैब्रिकेट कर दी, तब क्या होगा, क्योंकि ऐसा होता है इस वजह से मैंने ऐसा बोला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन ऑफ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। वैसे मेरी कोई वीडियो खैर क्यों ही देखेगा, बट फिर भी किसी को बुरा ना लगे इस बात पे, तो इस वजह से जो है इसको इतना रिलायबल नहीं माना जाता है। माना जाता है लेकिन इतना नहीं माना जाता, कोर्ट इतना रिलाय नहीं करती इस पर्टिकुलर बात पे, और ना ही कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट देती है। ठीक है, अच्छा बहुत ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने। अच्छा, 45 पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मैंने आपको बताया, वो पर्सन जो है एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं। अच्छा, क्या मैं और आप एक्सपर्ट हो सकते हैं? आप कहोगे मैं और आप कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं एक्सपर्ट। आप मेरी हैंड राइटिंग देख रहे हैं, अगर कल को मैंने कुछ किया या ये कुछ भी है, अगर कल को कुछ भी हुआ तो आपको मेरी राइटिंग अगर पता है तो आप मेरे अगेंस्ट जाकर के कोर्ट में बता सकते हैं कि हाँ ये तो मैम की राइटिंग है, मैंने देखा है मैम को लिखते हुए इस तरीके से। बिल्कुल आप दे सकते हैं।
कानपुर यूनिवर्सिटी का शायद केस था जिसमें एक स्टूडेंट को एक्सपर्ट बताया गया, तो बिल्कुल क्यों नहीं है वो एक्सपर्ट। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में उसे नॉलेज है तो उसके लिए पढ़ा लिखा या पीएचडी करे होना थोड़ी ना ज़रूरी है। भाई मुझे आपको नॉलेज है कि मेरी राइटिंग है, ज़रूरी है कि आपने पीएचडी की हो? नहीं, आप एक्सपर्ट की श्रेणी में आ सकते हो। आपका ओपिनियन जो है थर्ड पर्सन का रेलेवेंट होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कानपुर यूनिवर्सिटी का केस भी इंपॉर्टेंट है, फ्लो में निकल गया, लिख लो कहीं पर, ठीक है। सेक्शन 45A जो है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो उनका भी जो भी वो कहेंगे वो रेलेवेंट होगा, उनका ओपिनियन रेलेवेंट होगा, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 45A इंडेक्स बेस्ड आता है, तो इंडेक्स बेस्ड आपको याद रखना है। सेक्शन 46 कहता है कि फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, सो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, अदरवाइज तो रेलेवेंट नहीं है, बट रेलेवेंट है अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या इनकंसिस्टेंट है विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, व्हेन सच ओपिनियंस, जहाँ पर वो ओपिनियंस रेलेवेंट है। तो सेक्शन 47 प्रिसाइजली जो सिर्फ हैंड राइटिंग, यही मैं आपको बता रही थी कि कानपुर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है वो रेलेवेंट है। इसमें कहा गया कि कोई पर्सन अगर एक्विंटेंस रखता है किसी की राइटिंग से, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कोई ओपिनियन दे रहा है, जैसे मैंने कहा कि आप लोग अगर एक्विंटेंट हो मेरी राइटिंग से, तो अगर आप कल को जाकर के कोर्ट में कुछ बोलते हो मेरी राइटिंग के लिए, तो इट विल बी काउंटेड अंडर एक्सपर्ट, मतलब अंडर द ओपिनियन, ठीक है। मतलब वो एक्सपर्ट ओपिनियन के अंडर काउंट किया जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्शन 47A में याद रखो, ये जो ए वाले सेक्शन हैं ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ए वाला सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का है, वो भी रेलेवेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 48 ओपिनियन एज टू एनी एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल राइट और कस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि ये सिर्फ सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई कस्टम या फिर कोई जनरल कस्टम है, कोई प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है, कोई राइट है ऐसा, वो अगर किसी पर्सन को पता है तो वो भी एक्सपर्ट की श्रेणी में आता है अगर उसने ओपिनियन दिया तो, ठीक है। ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टेनेंट्स और एक्सेट्रा व्हेन रेलेवेंट, क्या पिछली जो मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं पिछला जो चला आ रहा है कस्टम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी रेलेवेंट होगी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 50 में हमें ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, 50 और 51। सेक्शन 50 कहता है कि रिलेशनशिप का अगर कोई ओपिनियन देता है तो वो भी रेलेवेंट होगा। मतलब किसी फैमिली मेंबर ने बताया कि हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका ओपिनियन रेलेवेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इस तरीके से अगर अगर रिलेशनशिप पे कोई ओपिनियन दे रहा है तो वो भी रेलेवेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 51 में ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, तो जहाँ कहीं भी ओपिनियन लिविंग पर्सन का रेलेवेंट है, तो ग्राउंड्स जिसपे वो ओपिनियन बेस्ड है वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे, ऐसे सेक्शन 51 में कहा गया। अब आता है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा किसी पर्सन का, तो ये सेक्शन 52 से सेक्शन 55 तक बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 52 से सेक्शन 55, सबसे पहले तो जनरल रूल देखते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि एविडेंस जो है कैरेक्टर का, भले ही अच्छा कैरेक्टर का एविडेंस हो या बुरे कैरेक्टर है, यानी कि अगर गुड है बैड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे रेलेवेंट नहीं मानते हैं, इट इज इरेलेवेंट या इट कांट बी गिवन, सेक्शन 52 ये कहता है। लेकिन कहता है कैरेक्टर जो है सिविल केसेस में इरेलेवेंट होता है, ये भी कहा उसने, कैरेक्टर जो होता है सिविल केसेस में इरेलेवेंट होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं दो। इसके एक्सेप्शन सबसे पहला क्या है, सेक्शन 55 और सेक्शन 52 का जो लास्ट लाइन है वो कहता है, क्या एक्सेप्शन क्या है भाई, हम तो कह रहे हैं सिविल केसेस में जो है कैरेक्टर है वो इररिलेवेंट होता है, कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है, बट कहाँ रेलेवेंट होता है। सेक्शन 55 कहता है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करना इन द फेवर ऑफ, मतलब कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव किया जा चुका है इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और डैमेजेस का अमाउंट डिटरमाइन करना है, तो कोर्ट जो है उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर किस तरीके से है, प्लेंटिफ अच्छा है बुरा है, उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को देख करके अमाउंट दे सकती है, ठीक है, डैमेजेस को बेसिकली असर्टेन करने के लिए। सेक्शन 52 की लास्ट लाइन में बताया गया है कि जहां पर कैरेक्टर अपेयर कर रहा है फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज, तो वो रेलेवेंट होगा, मतलब इनडायरेक्टली भी उसे प्रूव किया जा सकता है, ये बात जो है इसमें बताई गई। रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल केसेस में कब रेलेवेंट है, क्रिमिनल केसेस में देखो दो चीजें हैं। 53 में आपको बताया गया कि अक्यूज्ड का जो गुड कैरेक्टर होता है वो रेलेवेंट होता है, देख रहे हैं आप, अक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, ठीक है।
सेक्शन 54 में कह रहे हैं कि अक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है। हम गुड तो मान रहे हैं, रेलेवेंट है, गुड अच्छा है तो उसको ले लो, मतलब वो रेलेवेंट है। बैड कैरेक्टर क्या है? बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, हम उसे रिलेवेंट मान रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, हम कह रहे हैं कि बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट है, लेकिन बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट होता है। बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है अगर कोई प्रायर एविडेंस दे दिया गया है, कब रेलेवेंट है? दो एक्सेप्शंस है। अगर कोई प्रायर एविडेंस दे दिया गया है उसके गुड कैरेक्टर का, तो उस गुड कैरेक्टर के एविडेंस को रिबट करने के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए, उसको रिजेक्ट करवाने के लिए बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। एक पार्टी ने कहा कि हाँ ये तो गुड कैरेक्टर का है, उसका एविडेंस भी दे दिया वगैरह वगैरह। भाई हम कह रहे हैं गुड कैरेक्टर का एविडेंस जो है वो कोर्ट रेलेवेंट मानती है, दे दिया उन्होंने। दूसरी पार्टी की ईगो पे बात आ गई, दूसरी पार्टी की ईगो पे बात आ गई और उन्होंने बैड कैरेक्टर का रेलेवेंट जो है एविडेंस दे दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस उन्होंने दिया, तो रिबट हो गया। भाई गुड कैरेक्टर का एविडेंस तो दिया जा सकता है गुड कैरेक्टर के एविडेंस को रिबट करने के लिए। दूसरी बात, जब बैड कैरेक्टर खुद ही इट सेल्फ इन क्वेश्चन है या फैक्ट इन इशू है, तो फिर जो है तो भी एविडेंस दिया जा सकता है बैड कैरेक्टर का। जनरल रूल क्या है? नहीं दिया जा सकता है बैड कैरेक्टर का एविडेंस, लेकिन मतलब बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि दो एक्सेप्शंस हैं, जब हमें रिबट करना है गुड कैरेक्टर के एविडेंस को और जब वो इटसेल्फ इन क्वेश्चन है तो दिया जा सकता है। इटसेल्फ इन क्वेश्चन का मतलब है कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार पर्टिकुलर ऑफेंस कमिटी करता है, तो फिर जो है उसका कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा आपका एविडेंस कैरेक्टर वाला चीज, ठीक है। सेक्शन 53A रह गया ना। सेक्शन 53A एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी का रेप हुआ मान लीजिए, अब किसी का रेप या कुछ भी ऐसा हुआ है, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसका प्रायर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, वो प्रायर कोई महिला प्रायर किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअली अगर इन्वॉल्व थी, तो ये पर्टिकुलर चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते कोर्ट में, वो चीज हम रेलेवेंट मानते ही नहीं है, ठीक है। प्रायर सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा रेप के केसेस में, ये आपको याद रखना है। रेप का ही पूरा सब कुछ दिया हुआ है सेक्शन 354 से 354D वगैरह और 376 से 376E, यही सब आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है ये पर्टिकुलर टॉपिक, कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 56 ने कहा जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है उन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं करनी मतलब कोर्ट का जिन पर्टिकुलर फैक्ट्स का कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 57 में बताया गया है, कुछ लिस्ट दे रखी है और लिस्ट आपको वो एज इट इज याद करनी होगी क्योंकि प्री में पूछी जाती है। सेक्शन 57 में कहा गया कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है, तो इन फैक्ट्स को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 58 में क्या कहा गया कि जिन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया गया है उनको भी आपको प्रूव करने की जरूरत। भाई को पार्टी ने खुद ही एडमिट कर लिया तो अब क्या उसको प्रूव करने की जरूरत है? क्या बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो एविडेंसेस मंगा सकती है, भले ही एडमिट कर लिया है कोई पर्टिकुलर फैक्ट किसी पार्टी ने, लेकिन कोर्ट चाहे तो एविडेंसेस मंगा सकती है। प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने उससे आप इच्छा से मत प्रूव करिए, कोर्ट की इच्छा होगी तो आपसे एविडेंसेस मंगा सकती है। अच्छा, अब 59 और 60 देख लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं। दो ही सेक्शंस हैं ओरल एविडेंस के, तो ओरल एविडेंस के दो सेक्शन है। ओरल एविडेंस क्या होता है? मौखिक साक्ष्य, जो आपने बोला वो ओरल एविडेंस में आएगा, आपने कोई स्टेटमेंट दिया वो ओरल एविडेंस में आएगा, ठीक है। तो ओरल एविडेंस का ओरल एविडेंस जो होता है विटनेस का, वो जनरली एडमिसिबल होता है इफ ही हैज अ डायरेक्ट और पर्सनल नॉलेज। अगर मैंने कोई मर्डर होते हुए देखा, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट नॉलेज है, भाई मैंने अपनी आंखों से वो चीज देखी है, तो मैं कोर्ट में जाकर के ओरल एविडेंस दे सकती हूँ, ठीक है। ओरल एविडेंस इस तरीके से ही रेलेवेंट होता है और कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो ओरल एविडेंस को जिससे हम मान सके कि वो रेलेवेंट होगा कोर्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 59 कहता है कि फैक्ट्स को जो है आपको ओरल एविडेंस से प्रूव करना है। दूसरी बात इसने कहा कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो आपको ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है उसके लिए डॉक्यूमेंट दो ना, उसके लिए आपको ओरल एविडेंस देने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आपको प्रूव करना है, प्रेजेंट दैट डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए आपको मौखिक साक्ष्य देने की जरूरत नहीं, यानी कि मुंह से बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता रही हूँ, ओरल एविडेंस को ऑक्यूलर एविडेंस भी कहते हैं। ये
प्री में शायद मैंने क्वेश्चन देखा है, इस वजह से जो है आपको ये बात पता होनी चाहिए। लिख लीजिए वहां पर आप ओरल एविडेंस की जगह पर सेक्शन 60 में ये बताया गया कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। अगर ओरल एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो हियरसे एविडेंस की श्रेणी में आ जाता है। कहीं सुनी जो साक्ष्य होते हैं या जो बोली हुई ऐसे किसी तीसरे पर्सन सुन के अगर किसी ने बोला है तो वो ओरल एविडेंस में नहीं आएगा, वो हियरसे एविडेंस में आता है, हम सबको पता है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए हमेशा, और ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट ही होगा तभी जो है उसका कोई मतलब है। अगर वो डायरेक्ट नहीं है तो फिर वो हियरसे एविडेंस की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको फिर कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरल एविडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। अगर सेकेंड हैंड नॉलेज हुई, अगर मैंने बी से कुछ कहा, बी ने मतलब मैंने बी से कहा कि मैंने जो है डी का मर्डर होते हुए देखा, या कुछ भी मैंने उससे कहा, किसी भी तरीके की कुछ भी बताया हो किसी ऑफेंस के बारे में, बी ने जाकर के सी से कह दिया। अब अगर सी, हो सकता है कि उसने वो जब कोर्ट में कोई पर्टिकुलर चीज बोले तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कुछ फैक्ट्स लगाकर बोले, या कुछ भी हो सकता है वो भूल जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं ना भाई। मर्डर होते तो मैंने देखा, सी ने थोड़ी ना देखा। मर्डर होते तो मैंने देखा ना। तो अगर मैं दे रही हूँ एविडेंस किसी बात का, या मैं अगर कोई स्टेटमेंट बोलूंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा, या सी जो स्टेटमेंट बोलेगा वो ज्यादा बेटर होगा। सी के पास जो नॉलेज है वो तो सेकेंड हैंड नॉलेज है, मेरे पास जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है ना। तो ओरल एविडेंस को एडमिट होने के लिए या रेलेवेंट होने के लिए फर्स्ट हैंड नॉलेज की जरूरत है, इसलिए हम कह रहे हैं वो डायरेक्ट होना चाहिए। हियरसे एविडेंस कभी, देखो कुछ एक्सेप्शंस तो हैं लॉ में, लॉ तो बिना एक्सेप्शंस के हो ही नहीं सकता। जैसे हम कह रहे हैं रेस्ट जस्टिस, तो वो एक्सेप्शंस है, लेकिन बहुत ही कोर्ट, मेरी बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट जो है बहुत ही सारी चीज़ों को देख करके जो है पर्टिकुलर एविडेंसेस को एक्सेप्ट करती है या एडमिट करती है। उसके बाद ही जब हम कह रहे हैं रेस्ट जस्टिस का प्रिंसिपल है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद जो है ये सब प्रिंसिपल्स वगैरह अप्लाई हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर से याद रखो, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए, हियरसे एविडेंस जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी हुई होगी थोड़ी सी सेशन से, या रिविजन हो गया होगा। ऑब्वियसली मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक एक चीज़ जो है, जो भी चीज़ रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करने की। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है अगर आपकी, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।